नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे तीसरी लहर की आहट की। जी हां, ये तीसरी लहर कोरोना की है। देश में कोरोना के बढ़ते केस ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। हर दिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े तीसरी लहर के संकेत देने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 34,457 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले एक दिन में 375 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना से 3,61,340 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,15,97,982 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,33,964 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 57,61,17,350 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केरल में ही 19,345 नए केस सामने आए हैं, जबकि 99 मरीजों की मौत की खबर है। तीसरी लहर के बीच राहत की बात यह है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला की वैक्सीन जैकोव डी को सरकार से इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की वैक्सीन के लिए बनाई गई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने जायडस कैडिला की वैक्सीन जैकोव डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सिफारिश कर दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद जैकोव डी दूसरी स्वदेशी वैक्सीन होगी। जायडस कैडिला की वैक्सीन पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। डीएनए आधारित वैक्सीन फॉर्मुलेशन को वायरस म्यूटेशन की स्थिति में आसानी से बदला जा सकता है। इस वैक्सीन को 12+ वालों को लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस उपलब्धि से देश को कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में मदद मिलेगी। वहीं कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश के कई राज्यों ने इससे निपटने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार राज्यों का फोकस बच्चों पर है। देश भर में स्कूलों के खुलने के साथ ही इन्हें कोविड की तीसरी संभावित लहर से सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। कई राज्यों ने अपने अस्पतालों में बच्चों के लिए ज्यादा बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। भारत में सबसे पहले मिले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के चलते जिस तरह अमेरिका ने बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, इससे स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अमेरिका में अब तक कई बच्चों को डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि देश में अप्रैल और मई में कोविड की दूसरी लहर के दौरान हजारों लोगों को ऑक्सीजन और मेडिकल फैसिलिटी की कमी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी थी। देश के लगभग 11 राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल खोल दिए, जिसके बाद बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तक ये कहीं भी साबित नहीं हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट बच्चों पर सबसे ज्यादा असर करता है। सवाल यह है कि तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए क्या देश सही दिशा में बढ़ रहा है? क्या संतोषजनक तैयारियां हो गई हैं? डेल्टा वेरिएंट कितना बड़ा चैलेंज है देश के लिए? जायडस कैडिला की वैक्सीन से कितनी राहत मिलने की उम्मीद है? क्या वक्त पर यह वैक्सीन बच्चों को लग पाएगी? तो तमाम तरह के सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ एडवाइजर आईसीएमआर डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ रही हैं, साथ ही साथ डॉक्टर एम वली जुड़ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर वली, सबसे पहले शुरुआत आप ही से। सर, बढ़ते हुए कोरोना के केसेस, क्या ये तीसरी लहर की आहट है और कितना डराती है ये आहट? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि तीसरी लहर नहीं आएगी। तो जो केसेस बढ़ रहे हैं, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल इन ऑर्डर है, ठीक है, कि हमको बहुत सावधान रहना है, कहीं ये तीसरी लहर की आहट तो नहीं है। और जिस तरह से केरला में संक्रमण हो रहा है, महाराष्ट्र में हुआ था और भी कुछ राज्यों में हुआ था, हम उस पर काबू तो पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सावधानियां जो थर्ड वेव के लिए हमने रखी थी और वो सावधानियां जो हम आगे एंटिसिपेट कर रहे हैं टीकाकरण के साथ और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेव के साथ, तो इनको हमको इन ऑर्डर रखना है। हमको कोई भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को ज्यादा नहीं खोलना है, स्कूल्स पे ध्यान रखना है, स्कूल को नहीं खोलना है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। आपने एक और अच्छी खुशखबरी के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। जाइकोव 2 वैक्सीन जो बच्चों को भी दिया जा सकता है, 8 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है, और जो इंडिया में ही बन रहा है, बनेगा और जिसके ट्रायल भी हो गए हैं और जिसको मंजूरी भी मिल गई है। तो इस अच्छी खबर के साथ मैं यही कहूंगा कि जब तक हमारे बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं होता है, जो कि बहुत बड़ी आबादी है, 1/3 आबादी है, तो उसको जो है हमको बहुत सावधानी के साथ उन बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना है और जनमानस को भी प्रोटेक्ट करना है। और आपने अभी ये भी बताया कि इतनी जो तादाद धीरे धीरे ये क्रीप कर रही है, बढ़ रही है, उसका भी असर जो है थर्ड वेव से रिलेटेड मैं देख रहा हूँ और हमको बहुत सावधानी रखनी है। मैं ये नहीं कहता कि हम किसी गणित पर आधारित या किसी कैलकुलेशन पर आधारित बात करते हैं।
हमको सावधानी नहीं छोड़नी है। कोविड हमारे साथ है, कोविड गया नहीं है। इसके बार बार प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात बताई है, और जो उन्होंने आखिर में टीका ऐड किया है, टेस्ट ट्रैक ट्रीट के साथ टीका, तो वो टीके का समय आ गया है कि हम टीकाकरण की तरफ अपना ध्यान लगाएं। और टीका बच्चों के लिए भी अब आपने के साथ शुरुआत की है। मैं दोहरा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी खबर है। और ये प्लाज्मिड वाला वैक्सीन है, जाइकोव-2 इसका नाम है, और ये 3 डोजेज में दिया जाएगा, तो इसका भी ये ठीक है ध्यान सर। रखना चाहिए। तो जाइकोव-डी को लेकर विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सर तीसरी लहर के मद्देनजर असल में जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, डॉक्टर सुनीला गर्ग, क्या वो तैयारियां आपको पूरी होती हुई दिखाई देती हैं? क्या हम राइट ट्रैक पे मैडम? देखिए, बेसिकली तैयारी के लिए हमें क्या चीजें चाहिए। एक तो हमें कंटिन्यूअसली हमारा सर्विलेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि हमें हमारा हर राज्य जो है एक देश के बराबर है। तो हमें टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग के माध्यम से पता चलना चाहिए कि हमारे कितने केसेस आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि अभी पूरे पिछले 15 दिनों में लगभग हम 40,000 से लेके 30,000 के बीच में, उससे कम नहीं आए। और जिसमें से सबसे ज्यादा केसेस हमारे केरला से आए हैं। और कल भी हम देख रहे हैं लगभग 19,000 के करीब केसेस हमारे आए हैं। और देश में अब हमारे 3,61,340 केसेस जो हैं बहुत एक्टिव केसेस हैं। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि डेथ की भी जो संख्या है करीबन वेरी कर रही है। और हमें तो प्रिपरेशन की जहाँ तक सवाल है, हमें एक तो मैंने आपको बताया सर्विलेंस का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर 2, वैक्सीनेशन की गति को हमें जल्दी से जल्दी बढ़ाना होगा। हालांकि हमारी किटी में एक और वैक्सीन ऐड हो गया है, जिसको हम जाइकोवी कह रहे हैं। कल तक हमने 57 करोड़ 0.6 लाख के करीब हमने वैक्सीनेशन को लगा दिया था। और अब ये जरूरी है कि हम सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें, अपने सिस्टम्स को तैयार करें। परंतु ये मैं नहीं मानती कि जरूरी है कि ये लहर जो है बच्चों में तेजी से आएगी, क्योंकि बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी जो हमारे रिजल्ट आए हैं आईसीएमआर सर्वे फेज 4 के, वो भी ये बताते हैं कि बच्चे 60% से ज्यादा उनमें एंटीबॉडीज पाई गई हैं। तो 60% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज पाई गई। इसका मतलब है बिना वो स्कूल गए, घर में बैठे, और चाहे वो अंकल के यहाँ गए हों, चाहे वो हिल स्टेशन पे पेरेंट्स के यहाँ गए हों, परंतु स्कूल नहीं गए हैं, तो भी उनमें हमको 60% बच्चों में हमें एंटीबॉडीज मिले हैं। तो ये, और वेव 1 और वेव 2 में लगभग बहुत कम बच्चे हमारे जो हैं इसका शिकार हुए। तो परंतु फिर भी हमें स्कूल को, क्योंकि अगर मैं स्कूल की दिशा से देखूं तो 1 साल का अगर बच्चा स्कूल मिस करता है तो वो 2 साल पीछे चला जाता है। अगर आज भी हम ये बात करें तो हमारे जो छोटे बच्चे जिनको कि फटाफट 2 साल पे वो पहले अच्छे से बात करते थे, बल्कि पेरेंट्स उनको 3 साल तक प्री नर्सरी वगैरह में भेज देते थे, आज की तारीख में वो बच्चा बोल भी नहीं पाता और केवल साइन लैंग्वेज में बात करता है, क्योंकि जो बच्चा सुनता नहीं है वो बोलता भी नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि हमें बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ख्याल देना है। और हम केवल 8 ऐसे देशों में से हैं दुनिया के जहां स्कूल बंद हैं, बाकी सब जगह हमारे स्कूल खुले हुए हैं। तो हमें स्कूल को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके, यानी कि प्रॉपर्ली प्रिपेयर का मतलब ये नहीं है कि हमें बेसिकली उनमें तो बहुत ही स्पेशल वो रहना है, टीचर्स और स्टाफ का वैक्सीनेशन। तो ठीक है, तो बच्चों के प्रति हर तरीके से सचेत होने का समय है, जिसको हमें गंभीरता से लेना होगा। लेकिन डॉक्टर एम वली, जब हम तैयारियों की बात करते हैं, प्रिपरेशंस की बात करते हैं, एहतियात की बात करते हैं, प्रिकॉशंस की बात करते हैं, तो सर ये जाइकोव-डी जिसको सरकार की तरफ से इमरजेंसी इस्तेमाल की अप्रूवल की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या लगता है आपको ये अप्रूवल कितना लाभदायक इन तैयारियों में हो सकता है? सर कितना कारगर होगा? क्योंकि शायद 8+ की उम्र के बच्चों को इससे लगाया जा सकता है। थोड़ा रोशनी डालिए सर इस पे। जी बिल्कुल, ये आपकी चैनल ने 3 हफ्ते पहले इससे सबसे पहले बात की थी, और मैं उस वार्तालाप का भी हिस्सा था। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब इसको अप्रूवल मिला। ये प्लाज्मिड बेस्ड टेक्नोलॉजी से वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन है, ये डिफरेंट है और वैक्सीन से। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है बच्चों के लिए, जो एक दर्द का एक सब्जेक्ट है कि वैक्सीन और सुई, दर्द, और बाद में हाथ का न उठना, और वैक्सीन के स्थान पर बहुत ज्यादा पेन कई दिन तक रहना, वो इसमें मिनिमाइज कर दिया गया है। इसके लिए 2 चीजें बताई गई हैं। या तो ये जेट इंजेक्टर इसमें यूज होगा, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है। जैसे मैंने पिछली बार मिसाल दे के बताया था कि बच्चों का जो कान छेदा जाता है उसको हाई प्रेशर गैस से इंजेक्ट किया जाता है और उसमें सुई नहीं होती, तो इस माध्यम से ये लगेगा। या ये इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस रूट से डर्मल पैच से लगेगा।
तो ये दो इसके जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन तीसरी जो इसमें बात है, इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 डोज हैं, लगभग 0 डे, 28 डे और 3 मंथ के बाद। तो ये जो है, इसमें ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी पे जो हम ख्याल रखना पड़ता है कि हम 2 वीक के बाद सोचते हैं कि सेकेंड डोज के बाद इम्यूनिटी होगी, उसको ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। तीसरे, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इजी है, और इसमें सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है कि म्यूटेशन के हिसाब से इस टीके को हम परिवर्तित कर सकते हैं, और म्यूटेशन का खतरा जो है वो जो दूसरे प्री एग्जिस्टिंग टीके हैं उनमें ज्यादा है, और बात भी हुई है उनके बारे में कि वो म्यूटेंट से कम इफेक्टिव हैं, और जब तक उनकी डोज में डिसिप्लिन नहीं रखा जाएगा वो एफिशिएंसी कम होगी। इसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। स्वदेशी वैक्सीन है, प्लाज्मिड बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो इजी टेक्नोलॉजी है, और सस्ता भी होगा ये और वैक्सीन से। तो ये सब इसकी जो खूबियां हैं, इनको मिला जुला कर अगर परखा जाए तो ये स्वदेशी वैक्सीन, जैसे अभी डॉक्टर सुनीला गर्ग ने बताया कि इससे गुड एडिशन, हमारी जो वैक्सीन की लिस्ट है उसमें बहुत अच्छा ये एडिशन है। और ये जाइडस कैडिला को इसके लिए जो है हमने प्रेरित करके और वो सब करके गवर्नमेंट की जो है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो सब मिला के एक मिला जुला एक अच्छा टीका जो बड़ों और तो छोटों के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल होगा, वो और जल्दी ही अवेलेबल होगा मेरे ख्याल से। तो ये ज़ाइकोव डी प्लाज्मिड वैक्सीन जो है, ठीक है। तो तीसरी लहर की आहट के मद्देनजर ये कम से कम खबर देने, जो राहत देने वाली खबर है कि इस तरह का वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा और जो बच्चों को लगाया जा सकता है। डॉक्टर सुनीला गर्ग, असल में हम तीसरी लहर की आहट की बात कर रहे हैं, उसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन देश में 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ स्कूल खोल दिए हैं। मैडम, इस कड़ी में क्या स्कूल खोले जाने को लेकर भी कोई विचार फिर से किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर तीसरी लहर की आहट है, इसकी डर है, तो फिर स्कूल खोला जाना क्या सही स्टेप होगा मैम? देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि स्कूल को पहली बात में बंद ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, आज मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और जिससे डॉक्टर वली ने भी थोड़ा सा वो हाईलाइट किया था कि अगर आज हमारे बड़े लोग प्रोटेक्टेड हैं तो बच्चे भी प्रोटेक्टेड हैं। आज जरूरत है कि आप अपने बड़े लोगों को सुरक्षित कीजिए, बच्चे अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। और इवन जब ये वैक्सीन बच्चों के लिए आया भी है तो पेरेंट्स को हमें ये बताना है कि जरूरी नहीं कि हम एकदम से शुरू हो जाएं करके। आप 17 साल का जो बच्चा है उसको अगर कोमॉर्बिडिटीज है उसको पहले दीजिए, उसके बाद 16 साल पे आइए, उसके बाद 15 साल पे आइए। इवन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, जिसकी मैं IAPHM की मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ, कि नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है उससे बढ़कर कोई इम्यूनिटी नहीं होती। यानी कि अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं और उनमें नेचुरल इम्यूनिटी बनती है तो वो उनको 5 साल से भी अधिक समय तक उनको प्रोटेक्टिविटी देती है। तो उससे बेहतर कोई भी ज्यादा इम्यूनिटी नहीं हो सकती। और पहले हम जरूरत है कि हम जिन को बड़े लोगों को, यानी कि 18 साल से ऊपर, उनको जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेट करें, नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट्स के दिमाग में जो भी मिसकंसेप्शंस हैं या जो भी धारणाएं हैं उनका हम निवारण करें। नंबर 3, टीचर्स भी तैयार हैं, स्कूल्स भी तैयार हैं, परंतु हमें जरूरत है कि एक सब में एक वो विश्वास पैदा करने की कि बच्चों के लिए स्कूल बंद करना कोई भी अनसेफ नहीं है। जैसे परसों मैं बात कर रही थी चैनल पे, तो वो कह रहे थे कि मैडम हमारे भी बच्चे हैं करके, तो मैंने उनको बताया कि बेसिकली हमें पूरा ही पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से इसका ध्यान रखना होगा कि बच्चों में इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड होती है, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इससे पहले भी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस का प्रोग्राम था, जिसके तहत हमारा हर बच्चा 2 या 3 बार साल में बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का शिकार होता था, डायरियाज होते थे, उसको फीवर होता था। तो इसकी वजह से हमने नर्सेज और पैरामेडिकल वर्कर्स को भी ट्रेन किया था, क्योंकि निमोनिया बहुत कॉमन है बच्चे में वैसे भी। तो ये जो है, अगर हम SARS-CoV-2 की बात करें तो ये भी इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होगा और हमें वैक्सीन को बच्चों में सोच समझ के देना होगा। पहले जरूरत है हम उनके टीचर्स को और स्कूल में जितने भी कार्यकर्ता हैं हम उनको प्रोटेक्ट करें, घर में बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करें, उनके माँ बाप को प्रोटेक्ट करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और कुछ ऐसा वो ना पैदा कर दे एंजाइटी कि बस आपकी रोज धुलेगी,
और इस तरह से यानी कि आप स्कूल में धुलाई होगी, सैनिटाइजेशन करिए, बच्चों को मास्क पहनना सिखाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ये बहुत जरूरी है। परंतु ये कोई बहुत ये नहीं है कि आप आज की तारीख में देखेंगे और मैं 1.5 साल पहले की बात करती हूँ, आज आपको कि यानी कि कितने बच्चे आपको मिलते हैं जो कि आपसे यानी स्ट्रीट बेगर्स की मैं बात करती हूँ, बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट। कल ही गाजियाबाद में 10,000 लड़कियों ने, कल का आंकड़ा था पेपर में, जो कि स्कूल ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो क्या ये हम चाहेंगे कि हमारे 25% बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएं? नंबर 2, विलेजेस में वगैरह उनकी लड़कियों की शादी जल्दी की जाती है, क्योंकि अब ये है कि अब वो घर में बैठ के क्या करेंगी। तो इसका देश पे बहुत बड़ा दुष्परिणाम है और ये हमारे को अपनी कंट्री की। डॉक्टर एम वली मेरे साथ हैं। डॉक्टर वली, असल में हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं। सर, 2 लहर हम झेल चुके हैं, इतना लंबा समय हम झेल चुके हैं, क्या अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में हम कोताही बरत रहे हैं? हमें जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए वहां पे हम पूरी तरीके से खरा उतरते हुए नहीं देखते खुद को? जी, मैं देखिए, डॉक्टर सुरीना गर्ग जी ने एक बहुत मार्मिक अध्याय को टच किया है। बहुत वो एक एज ए लेडी, एज ए मदर, एज ए फीमेल, एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और उनकी जो उपाधि है वो अलग है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा मार्मिक इसमें पहलू टच किया है। हमने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी है, और उस भविष्य की चिंता को जब हम सोचेंगे तो हमको ये देखना होगा कि हम कितनी जल्दी कोरोना से निपटने में सक्षम हो जाएं। उसके लिए जो हमने लेसन्स लर्न किए हैं सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव में, उनको हम कहीं ना कहीं अप्लाई करने से चूक रहे हैं। मैं बहुत दिन बाद कल एक फंक्शन में गया और मैंने वहां लोगों की जो बिहेवियर को देखा, उसमें माएँ भी थी, मेल फीमेल बच्चे भी थे, और मैंने उन सबसे आई एड्रेस दैट गैदरिंग, तो उसमें मैंने इसी बात पर जोर दिया कि हम कहीं ना कहीं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल रहे हैं। और वो इसी वजह से उन्होंने मुझे बुलाया था कि मैं थर्ड वेव के बारे में बात करूं, तो मैंने सारी चीजें गिनवाई उनको कि क्या क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में आता है। ये जो 3 बड़ी चीजें हम बात करते हैं, जिसमें हैंड सैनिटाइजेशन है, घर से गैर जरूरी तौर से न निकलना है, और हम हैंड हाइजीन की बात करते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर सुरीना गर्ग जी, कि बच्चों को मास्क पहनने की शिक्षा देनी चाहिए। यूजुअली हम पहले कहते थे बच्चों के लिए मास्क पहनना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगता है जब कहीं कहीं उनकी माएँ उनको शिक्षित करती हैं और वो बच्चे मास्क पहनते उनके साथ बाहर दिखाई देते हैं। तो ये हम बच्चों को जैसी ट्रेनिंग देंगे वो होगा। आप बिल्कुल ठीक पॉइंट टच कर रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की रक्षा में, उसके पालन में, उसको फॉलो करने में, उसको अपने ऊपर लागू करने में बहुत ज्यादा ढिलाई हो गई है। लोग समझ रहे हैं कि कोरोना अब नहीं है, कोरोना आसपास दिखाई नहीं दे, ये अदृश्य वायरस है, इसमें कोई सिग्नल या घंटी या कोई भूत बन के सामने नहीं आएगा। हमारे इमेजिनेशन में ये होना चाहिए हर समय कि हम कोविड के आसपास जी रहे हैं और कोविड हमारे आसपास है। जब तक ये इमेजिनरी इम्प्रेशन हमारे माइंड में पूरी तरह से, और इसका खतरा पूरी तरह से हमारे माइंड में नहीं होगा कि कोविड विराजमान है, विराजमान वर्ड हमने बहुत ज्यादा सीख लिया है, तो विराजमान को हमको इम्पोर्टेंस देनी है। तो कोविड विराजमान के लिए हमको कोविड से आत्मरक्षा करनी है, सेल्फ डिफेंस करना है, बचाव करना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में ढिलाई नहीं बरतनी है। और आप जैसे चैनल बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं, क्यों कहलवा रहे हैं, क्यों कहलवा रहे हैं, इसका उत्तर ये है कि ये आने वाले वक्त की जरूरत है। और डॉक्टर ने बहुत बड़ी बात की कि हम अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते। ये कहना तो बहुत आसान है, बच्चों को घर में रखो, और उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनका विकास कैसे होगा, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, उन्हें एजुकेशन कैसे आएगी, उनमें ये जो बताया, बहुत बड़ी बात बताई डॉक्टर ने कि साइन लैंग्वेज से बात कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है उस बच्चे में। ये बच्चे हमारे कल को जो नासा पे जाने वाले साइंटिस्ट थे, और जो पूरे देश के सबसे बढ़िया डॉक्टर हमने बनाए थे, इंजीनियर बनाए थे, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, फिजिशियन बनाए थे, ये सब कहाँ चले जाएंगे अगर हमारे बच्चों का विकास नहीं होगा? कैसे हम कम्पीट कर पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कैसे हमारे बच्चे कम्पीट कर पाएंगे? ये आज से 40 साल बाद देखने को मिलेगा, 30 साल बाद देखने तो कोरोना से अगर हम जंग जीत भी गए तो कहीं दूसरी जंग हम हार ना जाएं जो हमारे बच्चों से जुड़ी हुई है, उनके भविष्य से लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स आपने रेज किया है सर। डॉक्टर सुनीला गर्ग, हम अक्सर अपने से ज्यादा अपने बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं, तो खुद को तो वैक्सीनेट करें ही पेरेंट्स, लेकिन क्या अभी से हम कोई एहतियात बरत सकते हैं? उनको जिंक दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं, या किसी और तरह का कोई उनकी डाइट में हम फेरबदल कर सकते हैं जिसके जरिए वो आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है और बच्चों पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है तो वो उसके साथ फाइट कर सके? क्या हम कुछ ऐसी एहतियात बरत सकते हैं मैडम? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी बात है कि बच्चों को बैलेंस डाइट दे, यानी कि जो फास्ट फूड कल्चर और ये सब आ गया है करके, तो यानी कि उसकी डाइट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन जो कि घर में खाना बनता है, वो हम कहें कि उसमें हरी सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, और चपाती चावल, जो भी फैमिली का ट्रेडिशन है, बच्चा ये खाना खाए। और ज्यादातर हम फास्ट फूड को अवॉइड करें। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो कि कल मैंने मोरारजी नेशनल इंस्टीट्यूट में भी बात की थी अबाउट योगा, ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों में भी योग की हैबिट को इनकलकेट करें और साथ में बड़े भी योग को करें। और हम तो ये भी कहते हैं कि पर्टिकुलरली जब आप वैक्सीनेशन की भी इश्यू रेज करते हैं, जब हम पूरे सबको कर लेंगे, ग्रेजुअली हम बच्चों तक भी आएंगे, ऐसा नहीं है। आज का टाइम है कि हम प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी हम वैक्सीनेट करें। परंतु जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बहुत जरूरी है कि अभी हम उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि माँ और बाप को देख के ही बच्चा प्रॉपर बिहेवियर सीखता है। और अनदर थिंग जो कि बहुत जरूरी है कि बच्चों को ये सिखाएं कि किस तरह से एल्डरलीज से, घर में बहुत बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे किस तरह से इंटरेक्ट करना है। बहुत सारी चीजें बड़े बुजुर्ग लोग भी बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि कई बार माँ बाप को समय नहीं होता, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तभी वो ये सब इश्यूज आते हैं कि बच्चों से बात करने वाला नहीं है। वैसे भी हमारी फैमिलीज बहुत छोटी होती चली जा रही हैं, और बार बार ये जरूरत है कि हमारा डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। और अगर मैं आपको गांव का अगर नजारा दिखाऊं एक सेकंड के लिए, तो आप देखेंगे गांव में आज देखिए कितने बच्चे आपके मास्क पहन रहे हैं, फैमिली मेंबर्स मास्क पहन रहे हैं, या सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है, तो स्कूल किस वजह से बंद है? हमें तो, बल्कि वो जाएंगे तो कुछ अच्छी चीज सीखेंगे, बल्कि वहां जाएंगे तो हो सकता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का टीचर्स भी उनको बताएंगे। तो बहुत समय से जरूरत है कि हमें बच्चों पर भी ध्यान देना है, उनके पूरा हमें सिस्टम्स को भी प्रिपेयर करना है, वैक्सीनेशन पे भी ध्यान देना है। साथ ही साथ हमें हर एक राज्य में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का और सर्विलेंस टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग का भी ध्यान रखना है, यानी कि जो मैं MTV कहती हूँ, मास्किंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन, ये तीनों कोर इश्यूज हैं अपने कोरोना के थर्ड वेव में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आज हम ये भी नहीं कह सकते कि सेकंड से हम थर्ड वेव में चले गए हैं। पर्टिकुलरली अगर हम केरला का देखें, दिल्ली ने ऑलरेडी 4 वेव को फेस किया है करके, तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर एक राज्य को एक हम छोटे से देश के रूप में देखें, क्योंकि हमारे राज्य भी बहुत, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक राज्य की जो प्रिपरेशन है वो अलग अलग तरीके से देखी जानी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध के काम नहीं चलेगा, ब्लाइंड फोल्ड होके काम नहीं चलेगा, हमें आंखें खोल के वो तमाम एहतियात बरतने होंगे जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली और डॉक्टर सुनीला गर्ग आपका, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो एपीएन अपने दर्शकों से यही दरख्वास्त करता है कि आपको उचित दायरा मेंटेन करना है, बार बार हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है और खुद को वैक्सीनेट भी करना है, क्योंकि ये एहतियात बहुत जरूरी हैं। अगर तीसरी लहर आती है तो फिर आपको अपना ख्याल रखा है, अपनों का ख्याल रखना है, और एपीएन लगातार आपको अवेयर करता रहेगा कि किस किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। जुड़े रहिए एपीएन के साथ। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।